सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, अरे सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में है वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। नमस्कार, सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इससे संबंधित जितने सारे हमारे पॉइंट्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे एग्जाम सभ्यों को लेकर के, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर को पूरा डिटेल में हम लोग कैसे जानें, कैसे समझें। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए आप भी इस एनसीईआरटी को। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये जो है चैप्टर नंबर 2 है, ज्योग्राफी का और क्लास 11th का है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम लोग जानने वाले हैं पृथ्वी का जो हमारा कंटेंट होगा वह पहला होगा पृथ्वी का उत्पत्ति या फिर उद्भव। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है हमारे सामने दोस्तों कि पृथ्वी और ग्रहों के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन सी सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है वह कैसे हुआ, ग्रह हमारे कैसे बने। इस सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में की जाने वाली है। और इस सिद्धांत में हम लोग अद्वैतवादी सिद्धांत या फिर अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में जानेंगे। द्वैतवादी संकल्पना क्या होता है, जिसको हम लोग पैतृक संकल्पना के नाम से जानते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आधुनिक सिद्धांत क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के जो आधुनिक सिद्धांत हमारे सामने आए हैं उस आधुनिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का जो मृत्यु है वह कैसे होता है, ग्रह और उपग्रह कैसे बनते हैं, और हमारा स्थल मंडल का विकास कैसे होता है। ये चैप्टर नंबर 2 के सारे कंटेंट्स जो हैं वह हमारे सामने हैं और इसी की चर्चा आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर उद्भव से। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वह क्या है। सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना पड़ेगा। ब्रह्मांड जो है वह मानव मस्तिष्क में, जब हमारा जो दिमाग था, मनुष्य का दिमाग था, इसमें क्रमबद्ध रूप से यानी एक जो सीक्वेंस होता है उस रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, तब हम लोगों ने उन्हें ब्रह्मांड की संज्ञा दी। यानी जब मस्तिष्क जो है उसमें पूरे संपूर्ण विश्व का चित्र जो है उभरा, कैसे क्या बना, कैसे क्या चीज़ है, तो सीधा सा याद रखना है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें कुछ नहीं है, बस क्या है, स्टार है। क्या है, स्टार है। और दो स्टार के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है दोस्तों, बस स्टार और स्पेस है। क्या है, स्टार और स्पेस। तो यही स्टार और स्पेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्टार और ये दोनों के बीच जो खाली जगह होता है उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में क्या होता है, तो मुख्य रूप से द्रव्य और ऊर्जा, ये दोनों चीजें मिलकर के ब्रह्मांड कहलाती है। द्रव्य और ऊर्जा इस ब्रह्मांड में मौजूद है और उसी ब्रह्मांड जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में द्रव्य है और ऊर्जा है, एक ताकत है जो कहीं ना कहीं संपूर्ण पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, पूरा जो विश्व है उसको संचालित करने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड का आकार कैसा है, तो ब्रह्मांड का आकार अंडाकार होता है, अंडे के आकार का है दोस्तों। चलिए ये हो गया हमारा। अगली स्लाइड में हम लोग पहुंचते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं यह सुंदर सा ग्रह है और इस सुंदर सा ग्रह में हमारे आसपास जितने सारी चीज आपको दिखाई देते होंगे, जितनी सारी चीजें हैं इस पृथ्वी पर, जितने सारे जीव मौजूद हैं, वो सब सारे दोस्तों ब्रह्मांड में स्थित सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जहाँ पे मानव और विभिन्न प्रकार के सजीव या फिर निर्जीव घटक निवास करते हैं। सिर्फ पृथ्वी ही है हमारे सौर परिवार में ऐसा ग्रह जिसपे हम लोग अपना जीवन यापन जो है वह आसानी से कर सकते हैं, आसानी से करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे जीव जो है वह निवास करते हैं, बहुत सारे निर्जीव घटक भी हैं जो इस ग्रह पे मौजूद हैं। दोस्तों इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड का आकार जो है वह अंडे के आकार का होता है और
ये जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा होता है, भू आभ होता है, जिसको जियोइड शेप बोलते हैं। दोस्तों जियोइड शेप का मतलब क्या होता है, अपने चेहरे को देखिए, चेहरे में देखेंगे आपकी नाक जो है आपका उठा हुआ है, आंख का भाग जो है वह धंसा हुआ है, मुंह में एक बड़ा सा गुफा है। तो इस प्रकार का जहाँ भी शेप दिखेगा हमें उसको हम लोग भूआभ बोलेंगे। जैसे ये हमारा पृथ्वी हम लोग मानते हैं, और कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे हिमालय है, कहीं पे सागर है। तो ऊंचा नीचा भाग जो है उसको हम लोग भूआभ कहते हैं। और पृथ्वी का आकार भी कुछ ऐसा ही है जिसे जियोइड या फिर भूआभ के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण जो है वह कैसे होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, और इस मत में हम लोग अगर देखें तो मान्यताओं के आधार पर हम लोग अगर देखते हैं कि मान्यताओं के आधार पर ये जो है इसको किन किन रूपों में बांटा गया। तो पहला है धार्मिक संकल्पना। कौन सी संकल्पना है, धार्मिक संकल्पना, जिसमें वह दादी माँ की कहानी जो है वो सब सारी चीज यानी धर्म से रिलेटेड चीज बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति जो है वह कैसे हुई। तो इनमें धार्मिक मान्यताओं जो है, धार्मिक संकल्पना की पूरे विश्व के रचना में किन्हीं न किन्हीं जो देवी देवताएं हैं उनका हाथ है। तो ये सब सारी चीज धार्मिक संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। जब धार्मिक संकल्पनाओं से लोगों का मत जो है वह नहीं लगा इसमें, तो इन्होंने कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनको देखने की कोशिश की, और इसे वैज्ञानिक संकल्पना का नाम दिया गया। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, वैज्ञानिक संकल्पना। और ये वैज्ञानिक संकल्पना जो है वह धार्मिक संकल्पना से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर उठ के इसको माना गया, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक प्रदान किया गया कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें अगर, तो हमारी जो ब्रह्मांड है, हमारे जो ग्रह हैं, उसके बाद जितने सारे तारे हैं, वो सब का निर्माण कैसे हुआ है, सारी चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे करते हैं हम लोग। वैज्ञानिक संकल्पनाओं के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था, और इसमें प्रारंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। इस वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह 4.54 अरब वर्ष बोली गई है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह कब हुई थी, तो आज से 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर है। दोस्तों ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। इस डेटा को हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वैलिड मानते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी को आधार बना करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक संकल्पनाओं के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो पहला था प्रारंभिक सिद्धांत, और दूसरा जो है वह आधुनिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत कौन कौन से थे, आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सब सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। आइए, प्रारंभिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा गया। दो भागों में, कौन कौन से भागों में, तो पहला जो है अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, अद्वैतवादी सिद्धांत में यह बताया वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, या फिर जो हमारा जितने सारे ग्रह बने, या फिर ब्रह्मांड का निर्माण जो है वह एक तारे से हुआ, ऐसा करके बोला जाता है। यह अद्वैतवादी सिद्धांत बोला गया। लेकिन द्वैतवादी, नाम से ही पता चल जा रहा है कि द्वैतवादी यानी दो चीज मिले हुए थे, दो पदार्थ या फिर दो पिंड, ठीक है, दो पिंडों से जब हमारा ब्रह्मांड का निर्माण माना जाता है तो इसको हम लोग द्वैतवादी सिद्धांत या फिर द्वैतारक यानी दो तारा या पैतृक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बाय पैरेंथल हाइपोथेसिस कहा जाता है, और अद्वैतवादी सिद्धांत को हम लोग पैरेंथल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। दोनों में कौन कौन से वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों की चर्चा करते हैं। कि वायव्य राशि परिकल्पना जो है वह अद्वैतवादी सिद्धांत का एक परिकल्पना है, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है इमैनुअल कांट। 1755 ईस्वी में इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, वायव्य राशि परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की। तो ये याद रखना है कि वायव्य राशि परिकल्पना जो है वह किन्होंने दिया, इमैनुअल कांट ने। कब दिया, 1755 ईस्वी में। इन्हीं को सपोर्ट किया निहारिका परिकल्पना देकर के लाप्लेस ने। लाप्लेस जो है वह 1796 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया, और ये जो परिकल्पना है इसको निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। तो ये थे हमारे सामने कुछ द्वैतवादी संकल्पना या फिर द्वैतवादी सिद्धांत। उसी प्रकार ये अद्वैतवादी था।
इसी प्रकार द्वैतवादी की हम लोग चर्चा करते हैं तो द्वैतवादी में चेम्बरलेन और मोल्टेन जो है इन्होंने द्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में बताया कि ग्रहाणु परिकल्पना जो है, यानी इस परिकल्पना के अनुसार हम लोग आगे देखेंगे कि ग्रहाणु परिकल्पना में इन्होंने क्या चीज बताया चेम्बरलेन और मोल्टेन। अभी फिलहाल हम लोग यह जानते हैं कि जो चेम्बरलेन और मोल्टेन थे इन्होंने द्वैतवादी सिद्धांत या फिर द्वैत तारक या पैतृक सिद्धांत जिसको कहा जाता है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसको सपोर्ट किया। वैसा ही ज्वारीय परिकल्पना है जिसको सर जेम्स जीन्स 1919 में हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछता है कि ग्रहाणु परिकल्पना जो है वह किन्होंने प्रस्तुत किया, किन्होंने प्रतिपादित किया, तो चेम्बरलेन और मोल्टेन दो वैज्ञानिक थे। वैसा ही ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, तो सर जेम्स जीन्स ने दी 1919 ईस्वी में दी। तो ये थे प्रारंभिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत को हम लोग दो भागों में बांटा, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी। दोनों में हम लोग देखे जो मेन इंपॉर्टेंट्स थे इसको हम लोगों ने देख लिया। आइए हम लोग वायव्य राशि परिकल्पना की बात करते हैं। वायव्य राशि परिकल्पना जिसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था इमैनुअल कांट। यही है इमैनुअल कांट। ये इमैनुअल कांट जो है वह दार्शनिक कहाँ के थे, तो जर्मन के दार्शनिक थे। और जर्मन के दार्शनिक जो है इन्होंने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित एक परिकल्पना का प्रतिपादन किया जिसे वायव्य राशि परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह जो परिकल्पना थी वह किसके नियमों के आधार पर था, तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर था। और इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि केंद्र प्रसारित बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, जैसे हम लोग एक बाल्टी में पानी भर लें और उसे गोल गोल घुमाएं तो आपको पता चलेगा कि एक केंद्र की तरफ बल लगता है और एक केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है जो पानी को बाल्टी से बाहर कर देता है। तो वैसा ही इन्होंने भी बताया कि केंद्र प्रसारित बल था जो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा था और इसी बल के कारण एक तप्त एवं गतिशील निहारिका जो है वह कई छल्लों में टूट करके अलग हो गया, जिसके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने यह बताया कि एक कोई पिंड था और इस पिंड में केंद्र प्रसारित बल लगा। केंद्र प्रसारित बल का मतलब क्या हुआ कि यह जो है इस प्रकार से गति कर रहा था, घूम रहा था दोस्तों, और घूमते घूमते केंद्र प्रसारित बल यानी बाहर की ओर बल लग रहा था और बाहर की ओर बल लगा तो इससे कई सारे छल्ले जो है वह बाहर टूट करके निकले, कई सारे छल्ले जो है वह बाहर टूट करके निकले। और यही छल्ले जो है वह बाद में चरकल के ग्रह बने, इनका जो है वह शीतलन हुआ और ठंडा हुए, शीतलन होने के बाद यह जो है सौरमंडल के विभिन्न ग्रह बने। लेकिन ये जो परिकल्पना था इसे और संशोधित रूप दिया गया और संशोधित रूप देकर के जो अन्य वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वायव्य राशि परिकल्पना जो है वह इमैनुअल कांट के द्वारा यह ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका। क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके कटाक्ष में बहुत सारी चीज कहे गए। बोले कि अगर एक ही जो पिंड था उससे 9 छल्ले जो है वह बाहर निकले, यानी जो छल्ले थे वह बाहर निकले, तो सारे जो ग्रह हैं वह एक जैसे क्यों नहीं हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक लड्डू है, उस लड्डू जो है वह बहुत सारी बुनिया से मिल करके बना हुआ है। उस बुनिया के हर एक भाग को अगर हम लोग निकालेंगे तो सबका जो गुण होगा लगभग एक समान होगा, सारे मीठे लगेंगे ना। लेकिन इसके अनुसार अगर हम लोग देखें कि यह जो है एक पिंड से किसी भी ग्रह को निकाला जा रहा है तो उसकी न तो संरचना एक जैसी है, उसका न तो बनावट एक जैसा है और न ही उसके जो गुण हैं वो एक जैसे हैं। तो फिर हम कैसे कहें कि एक ही पिंड से ये जो है विभिन्न सारे जो छल्ले निकले वही अलग अलग ग्रह बने। तो यहाँ पर इनका जो परिकल्पना था इसको गलत साबित कर दिया गया और फिर नई परिकल्पना का जन्म हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक फोटो के माध्यम से दिखाया है, देखिए एक पिंड था, ये पिंड जो है इसमें केंद्र प्रसारित बल लग रहा था, ये रोटेट हो रहा था, घूम रहा था, घूमते घूमते यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है छल्लों में विभाजित हो रहा है, अलग अलग छल्ले जो है इससे बाहर निकल रहे हैं और यही छल्ले जो है वह बाद में जाकर के क्या होते हैं, शीतलन होता है, इनका ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद विभिन्न सारे ग्रह जो है वह बनते हैं। तो ये था वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल
कांट के द्वारा दिया हुआ। अब इमैनुअल कांट के बाद आते हैं निहारिका परिकल्पना लेकर लाप्लेस 1796 ईस्वी में। लाप्लेस जो है वो फ्रांस के विद्वान हैं। लाप्लेस कहते हैं, इन्होंने कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए यह बताया, उनके सिद्धांत को संशोधित करने की कोशिश की और बोला कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला और बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हुआ। यानी इन्होंने बताया कि पहले एक पिंड था, थोड़ा सा संशोधन किया, एक पिंड था, एक पिंड से पहले एक छल्ला बाहर निकला और इसी छल्ला से जो है वह 9 छल्ले जो है बाहर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से बस थोड़ा वाला जो पहले था हमारे पास इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, उसमें इन्होंने बताया था कि एक ही पिंड से 9 पिंड निकले बाहर और ग्रह बने। लेकिन थोड़ा सा संशोधन करके ये जो लाप्लेस महोदय हैं उन्होंने बता दिया कि नहीं, एक पिंड से पहले एक छल्ला बाहर निकला था और एक छल्ला से फिर कितने छल्ले बाहर निकले, तो इसी छल्ले से फिर 9 छल्ले बाहर निकले और फिर यही 9 जो है वह आज हमारे सामने ग्रह के रूप में दिखाई देते हैं। निहारिका परिकल्पना के बाद ये दोनों जो था वह अद्वैतवादी सिद्धांत था, यानी एक पिंड से पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर विभिन्न सारे ग्रह जो है उनकी उत्पत्ति को बताया गया। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए फोटो देख लेते हैं हम लोग। ये जो है हमारे सामने एक हम लोग देख लेते हैं निहारिका है, गैसों के झुंड है, गैसों के बादल हैं। और ये जो निहारिका है वह निहारिका धीरे धीरे संघनित हो रही है, संघनित होकर एक पिंड का रूप ली और इस पिंड से एक छल्ला जो है बाहर निकला और इसी छल्ला को बाहर निकलने के बाद जो है वो 9 छल्ले अलग अलग बाहर निकले, जिसको हम लोग निहारिका परिकल्पना की संज्ञा दी हम लोगों ने। आइए अब हम लोग देखते हैं द्वैतवादी सिद्धांत या फिर द्वैतारक सिद्धांत, जिसे पैतृक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। ये जो पैतृक सिद्धांत है, द्वैतवादी सिद्धांत है, इसमें 2 तारों के बारे में बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं हुई है बल्कि 2 तारे से हुई है, 2 पिंडों से हुई है। और इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था चेम्बरलेन और मोल्टेन। चेम्बरलेन और मोल्टेन जो है वो 1905 ईस्वी में यह बताते हैं ग्रहाणु परिकल्पना में कि ग्रह का निर्माण जो है वह तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। थोड़ा सा और इन्होंने अलग बताने का प्रयास किया। इन्होंने बोला कि नहीं, गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है, यानी गैसों के जो बादल थे, गैसों के जो झुंड थे, उससे पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यह एक ठोस पिंड था। क्या था? ठोस पिंड था। प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे। कौन कौन से विशाल तारे थे? तो एक सूर्य था और दूसरा एक अन्य तारा था। और सूर्य और अन्य एक भ्रमणशील तारा था जो सूर्य के समीप चक्कर लगा रहा था, सूर्य के सामने घूम रहा था। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा चक्कर लगाते लगाते, तो उसके आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की जो धरातल थी उससे असंख्य कण अलग हो गए। असंख्य कण मतलब बहुत सारे कण खींचे चले आए गुरुत्वाकर्षण के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण। और यही आपस में मिलकर के जो खींचे चले आए वह अन्य ग्रहों का जो निर्माण है उसका कारण बना। क्या बताया इन्होंने कि एक सूर्य था और एक अन्य भ्रमणशील तारा था। ये जो तारा था वह सूर्य से विशाल था, सूर्य से बड़ा था। बड़ा है तो आकर्षण शक्ति इसका ज्यादा रहेगा। हम लोग जानते हैं कि जो बड़े रहते हैं वो छोटे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसमें भी यही सिस्टम हुआ कि जो अन्य भ्रमणशील तारा था वह घूमते घूमते सूर्य के समीप पहुंचा, और सूर्य के समीप जब पहुंचा तो सूर्य के जो कण थे, सूर्य के बहुत सारे जो कण थे वह खींचे चले आए किसके तरफ? तो एक भ्रमणशील तारा के तरफ, जो एक विशाल पिंड था उसके तरफ खींचे चले आए। और यही जो खींचे चले आए छोटे छोटे कण, यही सब बाद में क्या हो गया? संघनित हो गया, मिल गया, और फिर किसका निर्माण किया? तो ग्रहों का निर्माण किया। यह किसके अनुसार ऐसा बताया गया? तो चेम्बरलेन और मोल्टेन के अनुसार बताया गया।
इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, ये याद रखना है। यहाँ से ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसमें क्या क्या बताया गया, किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, इसकी संरचना के बारे में बताया, वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया, और महासागर तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति, साथ साथ पर्वतों का निर्माण, ये सब सारी चीज़ों की व्याख्या जो है वह ग्रहाणु परिकल्पना के द्वारा चेम्बरलेन और मोल्टन ने बताने का प्रयास किया। तो ये था हमारा ग्रहाणु परिकल्पना, चेम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा दिया हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सन है, ये क्या है? सन है। उसके बाद एक स्टार है, भ्रमणशील तारा, जो हम लोग अन्य भ्रमणशील तारा जिसको बोल रहे थे, अन्य तारा। यह विशाल अन्य तारा है। अन्य तारा जो है वह जैसे सूर्य के समीप चक्कर लगा रहा है, यहाँ से ये जो है वह चक्कर लगाना शुरू किया, चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते सूर्य के समीप जैसे ही पहुंचा, यह सूर्य से क्या करने लगा, तो कुछ कुछ पदार्थों को खींचने लगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टार है वह सूर्य से असंख्य पदार्थों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और जो अपनी तरफ खींचा ये सब संघनित हो गया, यही सब क्या हो गया, जम गया, जमा हो गया, सारे मिल गए। और मिलने के बाद किसका निर्माण हुआ, तो ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है ग्रह, इसका निर्माण हो रहा है। और ये सब ग्रह के जो ग्रहाणु हैं वह कहाँ से आए, तो सन से खींचे चले आए थे। उसके बाद आता है हमारा ज्वारीय परिकल्पना, सर जेम्स जीन्स के द्वारा ये प्रस्तुत परिकल्पना है। सर जेम्स जीन्स ने 1919 में यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह कैसे हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह परिकल्पनाओं में से सबसे अधिक समर्थन प्राप्त परिकल्पना है, सबसे ज्यादा समर्थन इसी को मिला। इसका प्रतिपादन जो है वह कब हुआ, 1919 में। ये जो सर जेम्स जीन्स थे वह कहाँ के थे, ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कहाँ के, ब्रिटेन के थे। इन्होंने बताया कि सौरमंडल का निर्माण जो है वह सूर्य एवं एक तारे के सहयोग से हुआ। यानी इन्होंने भी दो तारे के बारे में बताया, दो पिंड के बारे में बताया। पहला बताया कि एक सूर्य था और एक तारा था। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींचा गया और बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। देखिए, इनके अनुसार भी यही कहा गया कि एक सन था, एक सूरज था और एक तारा था। क्या होता है कि यह तारा जो है वह जब सूर्य के समीप जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण से खींचता है और इसका फिलामेंट बन जाता है। फिलामेंट इस टाइप से, जैसे ये हमारा सन है, इससे कुछ भाग जो है वो फिलामेंट के आकार का बन गया, खींचा गया। और यह फिलामेंट जो है फिलामेंट के रूप में खींचा गया और बाद में टूटकर यही सूर्य का चक्कर लगाने लगा। ये टूट गया और किसका चक्कर लगाने लगा, सूर्य का चक्कर लगाने लगा। और सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो यही जो चक्कर लगा रहे थे टूट करके उससे अलग अलग बने, उन्हीं को हम लोग ग्रह कहते हैं। और सौरमंडल का जो विभिन्न ग्रह है उसकी उत्पत्ति का कारण यही था। किन के अनुसार, सर जेम्स जीन्स के अनुसार। यह परिकल्पना जो है वह क्या बताने की कोशिश करता है, तो इसको याद रखिएगा कि यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों का क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रहों और उपग्रहों का क्रम, आकार व संरचना की भी व्याख्या करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों का क्रम, आकार व संरचना की व्याख्या करता है। दोस्तों, हम लोग एक फोटो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने इस स्लाइड पे एक फोटो है और इस फोटो में दिया हुआ है कि एक स्टार है और एक सन है। स्टार जो है वह ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते सन के समीप पहुंचा और सन के समीप पहुंचा तो यहाँ से इसका एक फिलामेंट जो है वह टूट गया। फिलामेंट टूट गया
और टूट करके किसका चक्कर लगाने लगा? सन का चक्कर लगाने लगा। और सन का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। सीधा सा बात है। यहाँ पे देखिए, ये सन है और ये स्टार है। ये जो है जब चक्कर लगा रहा था तो सन से जो फिलामेंट के आकार का, फिलामेंट जैसा कुछ खींचा हुआ पदार्थ जो है वह सन, जो स्टार है उसके तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये सब जो है वह आगे जा करके क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। ये सब निकल रहा है, निकल निकल करके टूट गया। और जब टूटा, अब टूटेगा यह, यहाँ से निकला ऐसे मान के चलिए छोटा सा, ये जो है आगे जा करके टूट गया। और टूट गया तो फिर ये जो है सन का चक्कर लगाने लगा। ये सन का चक्कर लगाने लगा। और सन का जो चक्कर लगा रहा है वह इतने सारे हमारे सामने ग्रह हैं। हम लोग जानते हैं जो सन होता है, ये सन है। और सन के जो चक्कर लगाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब सारे जो हैं वह क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो ये जो परिकल्पनाएं थी इसको देखने की कोशिश की हमने इस स्लाइड में, इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा आधुनिक सिद्धांत था, यानी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, जो आधुनिक सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए स्लाइड में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।